यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों को कल बहुत सारा होमवर्क दिया था और आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना रहेगा हर दिन कि आपको जो मैं होमवर्क देता हूं वो होमवर्क आप कर लेते हो। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है भैया। जो आपको होमवर्क दिया जाता है आपको उसी दिन उसको कंप्लीट करना है और अगले दिन आपको आना है, जिससे कि आपको जो पढ़ाया जाए वो समझ में आ सके। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कल क्या क्या पढ़ा था और उसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, और उसके बाद आगे पढ़ना चालू कर लेंगे। तो कल हमने आपका एक सब्जेक्ट चालू किया था, दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन इलेक्टिव 6C का पेपर है। 100 मार्क का पेपर है जो कि 4 घंटे का रहेगा। आपका ओपन बुक एग्जाम रहेगा। इसमें 5 केस स्टडी आएगी, 25 मार्क की एक केस स्टडी। ठीक है, तो टोटल होती है आपके 100 मार्क्स और 100 मार्क की 4 केस स्टडी रहेगी। हर केस स्टडी में 10 मार्क के एमसीक्यूज रहेंगे, 5 2 मार्क के, और 15 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब एक बात समझना, इस सब्जेक्ट में हम कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं? टोटल 9 टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा? आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद तुम्हारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का रिबेट, जिसको रिलीफ बोलते हैं अपन, तो दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ। उसके बाद में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग टॉपिक है। उसके बाद ब्लैक मनी, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, टैक्स ट्रीटी, बैप्स एंड MTC, दैट इज मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो टोटल इतने टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने चालू किया था टॉपिक नंबर 3, दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ। पहली चीज तो डबल टैक्सेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था डबल टैक्सेशन का मतलब अगर एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन 2 तरह का होता है, एक इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, एक जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। कल हमने बात की थी जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन के बारे में। जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है कि भैया अगर मान लो कोई भी पर्सन है वो एक कंट्री का रेजिडेंट है और उसको इनकम दूसरी कंट्री से होती है। कोई भी पर्सन है वो रेजिडेंट अगर एक कंट्री का और उसको इनकम दूसरी कंट्री से होती है, तो दूसरी कंट्री उस इनकम पे टैक्स लेती है ड्यू टू द सोर्स रूल, और पहली कंट्री उस पर टैक्स लेती है ड्यू टू द रेजिडेंस रूल। तो इसमें आपका जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन हो जाता है। 2 जगह एक ही इनकम पे 2 कंट्री में टैक्स लग जाता है। अब एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन किसको बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी इनकम है, वो सेम इनकम 2 लोगों के हाथ में टैक्सेबल हो रही है। सेम इनकम 2 लोगों के हाथ में टैक्सेबल हो रही है, दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी ने पे किया और शेयर होल्डर के हाथ में अगेन वो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब एक बात समझना, यहां पे हम जो सीखने वाले हैं वो जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन को कैसे रिमूव किया जा सके, क्योंकि डबल टैक्सेशन किसी के लिए भी एक जेन्युइन हार्डशिप होगी। और जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन को कैसे रिमूव किया जा सके, तो 2 तरह की रिलीफ होती है, 2 तरह की रिबेट होती है। एक होता है तुम्हारा बायलैटरल रिलीफ और एक होता है तुम्हारा यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ का मतलब होता है कि 2 कंट्री आपस में मिलती है और एक टेबल पे बैठती है और कुछ ना कुछ रिलीफ देती है अग्रीमेंट के थ्रू, और उस अग्रीमेंट को बोला जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, या उसको टैक्स ट्रीटी बोल सकते हैं, टैक्स कन्वेंशन बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बोलते हो या टैक्स ट्रीटी बोलते हो या टैक्स कन्वेंशन बोलते हो, एक ही बात है। अब एक बात समझना, DTAA के हिसाब से क्या होता है कि 2 तरह की बेनिफिट्स, 2 तरह की मेथड होती है जिससे डबल टैक्सेशन को रिमूव किया जा सके। एक मेथड होती है एग्जेम्पशन मेथड और एक मेथड होती है टैक्स क्रेडिट मेथड। एक आपका एग्जेम्पशन मेथड और एक होता है तुम्हारा टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है कि एक कंट्री टैक्स लेती है और दूसरी कंट्री है वो टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देती है, दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है, दोनों कंट्री टैक्स लेती है लेकिन जो भी आपने सोर्स कंट्री में टैक्स भरा है, रेजिडेंट वाली कंट्री उसका क्रेडिट दे देती है। जो भी आपने सोर्स कंट्री में टैक्स भरा है, रेजिडेंट वाली कंट्री है उसका क्या दे देगी, क्रेडिट दे देगी, दैट इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट मेथड। इंडिया के अप्रॉक्स 100 के करीब अग्रीमेंट है और इंडिया जो मेथड फॉलो करता है वो मोस्ट ऑफ अग्रीमेंट में हमने जो मेथड फॉलो किया दैट इज टैक्स क्रेडिट मेथड। ऐसा भी हो सकता है एक ही अग्रीमेंट में कि कुछ इनकम पे टैक्स एग्जेम्पशन मेथड है और कुछ इनकम पे टैक्स क्रेडिट मेथड है, ऐसा हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट। उसके बाद हमारी सेक्शन होती है सेक्शन 90, और सेक्शन 90 अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी सरकार। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर सकते हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ में एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिस अग्रीमेंट को DTAA बोला जाएगा। उस अग्रीमेंट से क्या होगा, उस अग्रीमेंट से 2 जगह टैक्स ना लगे, उसमें रिलीफ दी जाएगी। लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा ना हो जाए कि वो अग्रीमेंट की जो है वो ट्रीटी शॉपिंग के लिए अवेलेबल हो। मींस ट्रीटी शॉपिंग है उसको हम अवॉइड करेंगे। ट्रीटी शॉपिंग के थ्रू लोग जो टैक्स अवॉइडेंस ही करते हैं, टैक्स इवेजन
करते हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके साथ साथ में अग्रीमेंट में और क्या लिखा जाता है, उसके साथ साथ में अग्रीमेंट में यह भी लिखा जाता है कि एक दूसरे की टैक्स रिकवरी में हेल्प करेंगे, एज वेल एज एक दूसरे से के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड, ऐसा डीटीडब्ल्यूए में लिखा जाता है। अब एक चीज समझना, डीटीडब्ल्यूए जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोविजन है और इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजन है वो तुम्हारे नॉर्मल प्रोविजन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब डीटीडब्ल्यूए बन जाता है तो डीटीडब्ल्यूए प्रिवेल करेगा या इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे? राइट आंसर इज डीटीडब्ल्यूए प्रिवेल करेगा, बिकॉज डीटीडब्ल्यूए आपका स्पेसिफिक प्रोविजन है और इनकम टैक्स जो है वो आपका नॉर्मल प्रोविजन है। इनकम टैक्स है वो आपका नॉर्मल प्रोविजन है और डीटीडब्ल्यूए है वो जब स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो जब डीटीडब्ल्यूए यहां पे प्रिवेल करेगा, जब डीटीडब्ल्यूए है तो डीटीडब्ल्यूए प्रिवेल करेगा, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक प्रोविजन। लेकिन एक चीज समझना, गार के प्रोविजन ऐसे हैं जो डीटीडब्ल्यूए को भी ओवरराइड कर जाते हैं, गार के प्रोविजन ऐसे हैं जो डीटीडब्ल्यूए को भी ओवरराइड कर जाते हैं। अब एक और चीज समझना, एसएससी के पर्सपेक्टिव से आप डीटीडब्ल्यूए या इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन जो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है वो आप ले सकते हो। Whichever is more beneficial मींस आपके लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप ले सकते हो, whichever is more beneficial। लेकिन एक चीज समझना, फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में टैक्स रेट का ज्यादा लगना इज नेवर बी ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल। फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया में टैक्स रेट का ज्यादा लगना इज नेवर बी ट्रीटेड एज द लेस फेवरेबल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन होती है 90A। 90 ये बोलती है कि अगर मान लो इंडिया का कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, फॉरेन के स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ में अग्रीमेंट कर सकता है, और वो अग्रीमेंट वैलिड तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेटिफाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करता है। अब एक और चीज समझना, एक और सेक्शन मैं ये पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको वहां से टीआरसी लेके आना पड़ेगा, मींस टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो लाना पड़ेगा, और अगर उसने टीआरसी सबमिट किया, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट सबमिट किया, तो ही हम उसको बेनिफिट देंगे डीटीडब्ल्यूए का, अदरवाइज हम उसको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट है वो नहीं देंगे। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन बताई थी सेक्शन 91। सेक्शन 91 ये बोलती है कि भैया दो कंट्री के बीच में अगर अग्रीमेंट नहीं है, अगर इंडिया का किसी फॉरेन कंट्री से अग्रीमेंट नहीं है, तो हम यूनिलैटरली यहां पे एक रिलीफ देते हैं। यहां पे हम एक यूनिलैटरली रिलीफ देते हैं जिसको अपन सेक्शन 91 में पढ़ते हैं। ये यूनिलैटरल रिलीफ क्या होता है? यूनिलैटरल रिलीफ में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो रिलीफ देगी, बाहर वाली कंट्री जो है उसके साथ हमारा अग्रीमेंट है नहीं। अग्रीमेंट होता तो अग्रीमेंट के हिसाब से रिलीफ या रिबेट मिल जाती, बट अग्रीमेंट नहीं है तो हम यूनिलैटरली रिलीफ देते हैं। हम कैसे रिलीफ देते हैं? पहली चीज तो ये रिलीफ तभी मिलेगी जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इनकम उसके इंडिया के बाहर अक्रूड और अराइज हुई है, वो इनकम इंडिया में डीम टू बी अक्रूड और अराइज नहीं हुई है, वो इनकम जो है वो इंडिया में डीम टू बी अक्रूड और अराइज नहीं हुई है। तीसरी कंडीशन ये है कि उसके ऊपर इंडिया के बाहर टैक्स लगा है, और चौथी कंडीशन ये है कि उस कंट्री के बीच में अपना कोई अग्रीमेंट नहीं है, उस कंट्री के बीच में अपना कोई अग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नो डीटीडब्ल्यूए बिटवीन इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यहां पे रिबेट मिल जाता है सेक्शन 91 का। अब सेक्शन 91 का रिबेट आपको कैसे कैलकुलेट करना है? क्योंकि पर्सन रेजिडेंट है, पहले एक काम करो, बाहर की इनकम भी ले लो, इंडिया की इनकम भी ले लो, और उस पर आप टैक्स निकाल दो। पहले इंडिया की इनकम भी ले लो, बाहर की इनकम भी ले लो, और उस पर आप टैक्स निकाल दो। टैक्स निकालने के बाद ध्यान रखना, आपको जो रिबेट मिलता है वो रिबेट को आप लेस कर दो। टैक्स निकालने के बाद जो आपको रिबेट मिलता है वो रिबेट लेस करो। लेकिन रिबेट कब लेस होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद। ध्यान रखना, पहले आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लो और उसके बाद में ये रिबेट लो। ये रिबेट कैसे मिलेगी? तो रिबेट के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले ये देखो कि इंडिया के बाहर टैक्स रेट क्या है। तो जो फॉरेन का टैक्स रेट रहेगा और इंडिया का एवरेज टैक्स रेट विचएवर इज लोअर है वो लो, और जितनी डबली टैक्स इनकम है, डबली टैक्स इनकम का मतलब होता है कि जितनी एनटीआई में आपकी फॉरेन की इनकम इंक्लूड हुई है, इस एनटीआई में जितनी आपकी फॉरेन की इनकम इंक्लूड हुई है, जो डबली टैक्स इनकम जो है जो एनटीआई में इंक्लूड हुई है, उस पे मल्टीप्लाई करो विचएवर इज लोअर वाला टैक्स रेट से, और जो भी आएगा दैट विल बी योर रिबेट अंडर सेक्शन 91। वो तुम्हारा बन जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 91। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि मैं डिस्कस करूंगा, तो आपने शायद ये नंदिता वाला क्वेश्चन तो कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे अजम्पशन लिया है कि एसएससी जो है वो 115 बीएससी नहीं ले रहा। 115 बीएससी क्या होता है पता है आपको? डीटी में पढ़ा होगा। 115 बीएससी वो स्पेसिफिक टैक्स रेट, वो 6 स्लैब रेट, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 15 लाख तक स्लैब रेट चलता है वो वाला। तो वो वाला जो स्लैब रेट है उसका बेनिफिट है वो नहीं ले रहे, तो यहां पे कैसे आएगा? चलो एक काम करो, अब इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कहा था, मैंने कहा 6 आप एक बार रीड करके आना, हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा होमवर्क में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 करके, ठीक है? तो चलो आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 वाला क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है समझने की कोशिश करना, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो आप नोटबुक में भी कर सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, यहां पे देख लो एक बार।
Mr. Kamesh, an individual resident in India, age 52 years, furnish you the following particular of income earned in India, country X and country Y. For the previous year 2021, India does not have enter into the double taxation avoidance agreement with this two country, means DTAA नहीं है. तो DTAA नहीं है और एसएससी आपका क्या है, रेजिडेंट है, इसको इंडिया के बाहर से इनकम हो रही है, तो इस पे आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा. कौन सी सेक्शन में मिलेगा? 91 का आपको रिबेट मिलेगा. अब एक बात समझना, सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, मतलब ये इंडिया के प्रोफेशन से इनकम है, ये आपका इंडिया का पीजीबीपी का इनकम है. ये जो इनकम है ये इंडिया का आपका पीजीबीपी का इनकम है, इसको आप इंडिया में पीजीबीपी में ले जाओगे. उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स का एग्रीकल्चर इनकम है 50,000. एग्रीकल्चर इनकम आपके आईएफओएस में जाता है. अब एक बात बताओ, आपने तो ये सुना हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम जो भी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है. आपने तो ये सुना हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम जो भी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है. लेकिन एक चीज समझना, एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम है वो इंडिया के बाहर किसी लैंड से होती है तो वो टैक्सेबल है, ध्यान रखना. अगर एग्रीकल्चर इनकम है वो इंडियन लैंड से होती है तो एग्जेम्प्ट है, इंडियन लैंड से हुई तो एग्जेम्प्ट है, बट इंडिया के बाहर से किसी लैंड से एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो टैक्सेबल है. तो ये एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एक्स से हुई है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. नाउ नेक्स्ट पार्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई. कंट्री वाई की कंपनी है, उससे हमको डिविडेंड मिला तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो टैक्सेबल और ये भी तुम्हारे आईएफओएस में जाएगा. रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक फ्रॉम कंट्री एक्स, ग्रॉस रॉयल्टी आपको 6 लाख मिला, कहां से? कंट्री एक्स से. अब एक बात बताओ, ये रॉयल्टी इनकम कौन से हेड की इनकम बनाए? तो रॉयल्टी इनकम में क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आईएफओएस का इनकम है, कोई भी बोलता है ये बिजनेस का इनकम है. ठीक है, तो डिपेंड करता है, आप दोनों हेड में से किसी भी हेड में ले सकते हो. इन्होंने इसको बिजनेस में लिया है तो हम भी क्या करेंगे, इसको बिजनेस में लेंगे. तो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक, जो रॉयल्टी का इनकम है वो तुम्हारा ये माना जाएगा कि पर्सन जो है वो बुक रिटर्न का ही कुछ काम करता है, दैट इज हिज बिजनेस, एंड रॉयल्टी इनकम है वो पीजीबीपी में हम ले जाएंगे तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और ये भी टैक्सेबल होगी, कंट्री एक्स से है. एक्सपेंसेस इंकर फॉर अर्निंग रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस हुआ 50,000 का, तो मैं बताऊं आपका नेट रॉयल्टी इनकम कितना होगा, 5,50,000. जो आपका नेट रॉयल्टी इनकम है दैट इज 5,50,000. उसके बाद बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई, कंट्री वाई का प्रोप्राइटरी बिजनेस है जिसका लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, आपकी जो भी इनकम है उसके सामने सेट ऑफ करोगे. देखो फॉरेन का जब इनकम होता है तब उसको इंक्लूड करते हो, तो फॉरेन का लॉस भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा. फॉरेन का लॉस मींस माइनस इनकम, फॉरेन का लॉस मींस नेगेटिव इनकम, तो इसको भी आप लेस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट पार्ट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री वाई, ग्रॉस रेंट आपको 2,40,000 दे रखा है, तो ये तुम्हारे कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है. अब एक चीज समझना, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आप हमेशा दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना. इधर देखना, मैं जो आपको बताने वाला हूं, अगर कहीं पे भी आपको ये दे रखा है ना रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप समझना अभी तक कंप्यूट नहीं किया है, मींस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट नहीं की है, ये रेंट दे रखा है, मींस आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, डिडक्शन लेना है 30% का, अगर आपको दे रखा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लेकिन एक चीज समझना, अगर आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर उन्होंने दे रखा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप ये ध्यान रखोगे कि यहां पे कैलकुलेट कर रखा है. अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है तो आपको ये अजम्पशन रहेगी कि ये कंप्यूटेड है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर मान लो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है तो ऑब्वियसली ये कंप्यूट नहीं किया, इस पे आपको जो भी म्युनिसिपल, ये आपको यही समझना ये एक्चुअल रेंट है, तो इसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्सेस और तुम्हारे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन और वो सब आपको लेस करना है अगर उससे रिलेटेड डिटेल्स कुछ दे रखी है तो. ठीक है, चलो, तो यहां पे दे रखा है आपको रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये आपका रेंट है, अभी तक कंप्यूट किया नहीं है. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव हाउस इन कंट्री वाई नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंट्री वाई, कंट्री वाई में उसका डिडक्शन नहीं मिलता. एक बात समझना, कंट्री वाई का लॉ बोलता है कि हम म्युनिसिपल टैक्सेस को अलाउ नहीं करेंगे, मुझे कंट्री वाई के लॉ से कोई लेना देना नहीं है. आई एम नॉट केयर अबाउट कंट्री वाई का लॉ क्या बोलता है, मुझे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट देखना है और इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करते हो वो लेस होता है. इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करते हो वो लेस होता है, तो उस कंट्री के लॉ से मुझे कोई मतलब नहीं है करके. ठीक है, तो मैं यहां पे लेस करूंगा 10,000, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री. भाई उस कंट्री का लॉ बोलता है
कि जो भी वहां का बिजनेस लॉस है वो किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा उस कंट्री में। अरे भैया उस कंट्री के लॉ से मुझे क्या मतलब। When I am calculating total income and tax liability as per the Indian Income Tax Act, तो अभी मैं टैक्स निकालते टाइम तो मैं इंडियन इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे उस कंट्री के लॉ से कोई मतलब नहीं है। आई जस्ट हैव टू इग्नोर द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। टैक्स रेट इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई दे रखा है 10%, 20% रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर कमिश इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अज्यूम दैट ही डज नॉट हैव ऑप्टेड सेक्शन 115 बीएसी, उसने 115 बीएसी है वो ऑप्ट नहीं की है। आपको बताना है कि उसका टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी है वो कितना होगा, किसका, मिस्टर कमिश का। तो मिस्टर कमिश का टैक्स लाइबिलिटी और टोटल इनकम कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके और यहां पे बताना है। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हम एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन सेक्स को मैं सॉल्व करवा देता हूं, दैट विल बी बेटर। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार आप सॉल्यूशन देख के तो टिक टिक मार लेते हो, बट व्हेन इट्स कम्स टू द एग्जामिनेशन आप इसको प्रेजेंटेशन आपको पता ही नहीं चलता प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। तो मैं पेज नंबर 3.15 पे जो दे रखा है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3.15, तो आप चाहिए तो अपनी नोटबुक, मैंने बोला है कल 200 पेज का नोटबुक होना चाहिए, 100 पेज का बोला था सर, 100 150 200 पेज का नोटबुक होना चाहिए आपके पास में। तो मैं यहां पे ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक 3.15 पेज पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3.15, राइट। तो पेज नंबर आपका 3.15 पे दे रखा है, यस। क्वेश्चन नंबर 6, चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पहले टोटल इनकम निकालेंगे, उसके बाद हम टैक्स पेबल निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम कर रहे मिस्टर कमिश प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। आपको निकालना है पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो एक तुम्हारा पर्टिकुलर कॉलम और एक तुम्हारा बिजनेस कॉलम, सॉरी एक तुम्हारा पर्टिकुलर कॉलम और दो तुम्हारे अमाउंट कॉलम। तो पूरे पेज पे चाहिए तो आप चार्ट बना दो पूरे पेज पे, पूरा पेज ही ले लो क्योंकि पूरा पेज चला ही जाएगा आराम से। हाँ, तो एक तुम्हारा पर्टिकुलर कॉलम और दो तुम्हारे अमाउंट कॉलम, एक तुम्हारा पर्टिकुलर कॉलम और दो तुम्हारे अमाउंट कॉलम। हम एक एक जो है वो चालू करेंगे, हम एक एक चालू करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे बढ़ता जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जो यहां पे लेने वाले हैं, आपको सबसे पहले कौन से हेड का इनकम दे रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पे सबसे पहले चालू करूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो दे रखा है उसमें आपको एक्चुअल रेंट दे रखा है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कंट्री वाई दे रखा है। तो आप यहां पे लिखो सीधा रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कंट्री वाई, और कंट्री वाई में आपको 2,40,000 का रेंट दे रखा है। अब एक बात बताओ, 2,40,000 का रेंट दे रखा है तो ये एक्चुअल रेंट है बेसिकली। तो मैं बता दूं यही तुम्हारा एक्चुअल रेंट है, इसी को मैं जीएवी बना दूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत याद रहेगा, नहीं तो रिवीजन लेक्चर दे रखा है और कॉम्पैक्ट में आपको हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक दे रखा है, एक बार रिवीजन लेक्चर से पूरा रिवाइज कर दो हाउस प्रॉपर्टी डीटी पर्पस के लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको याद रहेगा तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लेते थे। म्युनिसिपल वैल्यू इज कंपेयर विद द फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज लोअर, और जो लोअर आता था उसको बोलते थे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर है वो जीएवी बन जाता था। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट तो दे नहीं रखा, तो जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट है वही क्या बन जाएगा, जीएवी। अब एक चीज समझना, ये जो जीएवी होगा इसमें से हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो आपने म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 पे किया है, ये लेस कर दो तो आपके पास में बच जाएगा 2,30,000।
ये 2,30,000 को हम बोलेंगे एनएवी, दैट इज नेट असेट वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, नॉट नेट असेट वैल्यू। इसमें से लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और 24 में ए और बी दो डिडक्शन लेस होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, तो एनएवी का 30% आप करोगे तो आपका 69,000 चला जाएगा। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं है, तो आप 230 में से 69 को लेस कर दो, तो 230 माइनस 69 इट्स कम्स टू द 161। तो यहां पे आपका 161 है, ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आया जो कि कंट्री वाई में है। तो कंट्री वाई की हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपका 161 आया। अब अपन चालू करते हैं पीजीबीपी का इनकम निकालना। तो इसके बाद हम चालू करते हैं पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब एक बात समझना, इसमें दे रखा है एक तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, तो इंडिया में जो प्रोफेशन है उसका इनकम कितना है, 7.5 लाख रुपया। उसके बाद दूसरा रॉयल्टी इनकम मैं इधर ही ले लूं, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स फ्रॉम कौन सी कंट्री से, कंट्री एक्स, एक्स से हुआ कितना। अब एक बात बताओ, आपको रॉयल्टी का इनकम 6 लाख है और उसके सामने 50,000 का खर्चा है, तो अलग होगा 50,000 का खर्चा, सीधी सी बात है भैया। आपका तो नेट रॉयल्टी टैक्सेबल होगा, तो नेट रॉयल्टी आपका 5,50,000 आ गया बुक से। अब एक बात बताओ, यहां पे तुम्हारी टोटल इनकम बिजनेस हेड की होती है आपकी 550 और 750, 8 और 5 13 लाख हो गई। अब एक बात बताओ, ये 13 लाख में से आपका जो कंट्री में, एक कंट्री में लॉस है ना बिजनेस का, वो लेस होगा। क्योंकि भैया एक बात बताओ, बिजनेस का लॉस है वो इंडिया में तो सेटअप होता है, या उस फॉरेन कंट्री का लॉ क्या बोलता है उससे मुझे क्या मतलब। वो फॉरेन कंट्री का लॉ क्या बोलता है उससे मुझे क्या मतलब। भैया यहां पे तो आपका लॉस है, वो लॉस सेटअप होने वाला है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो लॉस है उसको मैं सेटअप करूंगा। कैसे करूंगा, तो देखो मैं इसमें से लेस कर दूंगा, लेस लॉस फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री वाई, कितना 65,000 का लॉस है वो लेस कर दो, तो अपने आप बिजनेस का इनकम कम हो जाएगा, और इट्स कम्स टू द 12,35,000। अब एक बात बताओ, इस एग्जांपल में कहीं कैपिटल गेन का कोई कैपिटल गेन का कोई भी इनकम नहीं है, तो हम सीधा ले चलेंगे आईएफओएस पे। तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो आईएफओएस में एक तो आपका दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स, और एक दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम कंट्री वाई। तो आपका एग्रीकल्चर इनकम आई थिंक 50,000 है, और डिविडेंड 1,50,000 है। सो टोटल आपका ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। और कोई इनकम है नहीं, तो इसी को बना दो ग्रॉस टोटल इनकम, और आई कैन से दैट जीटीआई। यही बन गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा, देखो 161 प्लस 1235 प्लस 2 लाख, तो आपका कितना आया, 15 चिन्नो आया, 15 चिन्नो 1596। अब एक बात बताओ, यू विल क्लेम द डिडक्शन, सो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और 6A के डिडक्शन में सिर्फ एक तुम्हारा बुक का रॉयल्टी जो है वो मिलेगा 80 QQB वाला। तो आपका 80 QQB रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, और बुक्स का रॉयल्टी कितना है, पहले तो मैं यहां लूंगा एलिजिबल रॉयल्टी कितना है, और दूसरा मैक्सिमम ₹3 लाख का डिडक्शन मिलता है, विच एवर इज लोअर।
तो आपका एलिजिबल रॉयल्टी 5,50,000 है और 3 लाख लोअर कम्स टू द आपका 3 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ 3 लाख का आप डिडक्शन ले लेते हो तो आपके पास जो नेट टैक्सेबल इनकम आता है एनटीआई दैट इज 12,96,000। 12,96,000 है, ये तुम्हारे पास एनटीआई आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। अब इस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, 12 लाख जो समथिंग आया इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अब एक बात समझना, हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे बेटा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले स्लैब रेट से निकालना है। तो अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख 5% 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%। यस पीपल, सॉरी कैमरे का डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, कैमरा कभी कभी बंद हो जाता है पता नहीं क्यों, अब नया लाना है, पैसे नहीं है मेरे पास। चलो 1-2 बैच होंगे उसके बाद लाऊंगा। चलो इधर देखो, तो देखो अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। 250 से 5 लाख 5% 12,500, 5 लाख से 10 लाख 20% 1 लाख, और जो भी तुम्हारा 10 लाख से लेके और अप टू 12,96,000 तक कितना 30%। तो आपका आ जाएगा 2,96,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट इज 88,800. So plus 1 lakh plus 12,500, it comes to the 2,01,300. अब एक बात बताओ, इसमें ऐड कर दो, सरचार्ज तो आएगा नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसका अगर आप 4% निकालोगे तो इट्स कम्स टू द 8052, और इसको ऐड कर दो तो 209,352। अब इसमें से ले लो रिबेट अंडर सेक्शन 91, और इस क्वेश्चन में ये रिबेट कैलकुलेट करना यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब एक बात समझो, आप जो रिबेट कैलकुलेट करोगे वो रिबेट किस पे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, पहले तो आप रेट देख लो, इंडिया का एवरेज रेट और फॉरेन का एवरेज रेट। तो मैं यहां पे लेता हूं नोट नंबर 1, और उसमें टैक्स रेट इन फॉरेन एंड एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। अब एक बात बताओ, टैक्स रेट इन फॉरेन आपको दे रखा है कंट्री एक्स और कंट्री वाई का, इसका 10% दे रखा है और इसका 20% दे रखा है। इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कितना आएगा, तो 209,352 डिवाइड बाय आपका 12,96,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आता है, इट्स कम्स टू 16.154, 16.154%। तो यहाँ पे तो लोअर 10% आएगा और यहाँ पे लोअर 16.154 आएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, अब ये रिबेट किस पे लेना है, डबली टैक्स इनकम पे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैं रिबेट है वो लेस करूंगा। सबसे पहले डबली टैक्स इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स। कंट्री एक्स से कितना इनकम हुआ, तो चलो मैं कंट्री एक्स का इनकम लेने जाता हूं। तो कंट्री एक्स का मैं अगर इनकम लेता हूं तो सबसे पहले मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंट्री वाई से था, इसको छोड़ दो। कंट्री एक्स से मुझे क्या है, एक तो ये रॉयल्टी का इनकम है, एक तो मेरा जो है ये रॉयल्टी का इनकम है करके, ठीक है। तो रॉयल्टी इनकम जो है ये कंट्री एक्स से 5,50,000, कितना है 5,50,000। अब एक और बात समझना,
मुझे एग्रीकल्चर इनकम भी 50,000 है, तो 50,000 एग्रीकल्चर इनकम और 5,50,000, और इसमें से मैंने डिडक्शन भी तो 3 लाख का लिया है। तो भैया 5,50,000 के सामने मैंने 3 लाख का डिडक्शन ले लिया, तो मैं बताऊं यहां पे 2.5 लाख ही बचेगा। कितना बचेगा? 2.5 लाख ही बचेगा। तो 2.5 लाख प्लस 50,000 मतलब आपका 3 लाख का इनकम जो है वो कंट्री एक्स का हुआ। तो मैं बताऊं कंट्री एक्स का इनकम आपका कितना हुआ, तो आपका 5,50,000 का रॉयल्टी था, इसमें से आपने 3 लाख का क्या ले लिया, 80 क्यूक्यूबी का डिडक्शन, और प्लस 50,000 जो है ये आपका एग्रीकल्चर का इनकम है। तो मैं बता 2.5 लाख और 5 लाख 3 लाख हुआ, तो 3 लाख पे। और बेटा एक बात बताओ, कंट्री एक्स के साथ लोअर टैक्स रेट इज 10%, तो यहां पे आपको 30,000 का क्या मिल जाएगा, रिबेट। और व्हेन इट्स टू द कंट्री वाई, तो डबली टैक्स इनकम फ्रॉम कंट्री वाई से कितना हुआ, तो डबली टैक्स इनकम फ्रॉम कंट्री वाई की अगर मैं बात करूं, तो बेटा वाई में देखो कौन कौन सी इनकम है। एक तो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है, 161 आप लोगे। एक तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है वो 161 है, वो आप लोगे। उसके बाद में कंट्री वाई से और क्या क्या है, कंट्री वाई का लॉस है 65,000 जो सेट ऑफ हुआ, तो ये मैं बताऊं ये माइनस इनकम है। तो ये 65,000 भी तो मैं लेस करूंगा भैया, 161 माइनस 65,000, और कंट्री वाई से कितना है, 1,50,000। तो मैं बोलूं 161 प्लस 1,50,000 माइनस 65, क्योंकि नेगेटिव इनकम ने मेरी इनकम कम कर दी, तो नेगेटिव इनकम जो है वो अब मेरी इनकम में से लेस भी होगा करके, ठीक है। तो देखो मैं जब यहां पे डबली टैक्स इनकम लेने जाऊंगा, तो मैं क्या लूंगा, पहले तो 161 आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, प्लस आपका जो एक और इनकम था डिविडेंड का, वो कितना था, 1,50,000, और माइनस आपका 65,000। तो आपका यहां पे आता है 161 प्लस 1,50,000 माइनस 65, तो आपके पास 246 आया आई थिंक, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 16.154 से, तो मल्टीप्लाई बाय 16.154%, इट्स कम्स टू द 39,739, 39,739 इतने का रिबेट मिल जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। सो नेट टैक्स पेबल कितना आएगा आपका, 209,352, आपका 139,613, दैट इज, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 139,610। चलो 139,610, अगर कॉपी नहीं किया तो कॉपी करो इस पार्ट को। और उसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने पीछे से दे रखा था, मैंने बोला था कल मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, वो रीड करो। चलो मैंने जो क्वेश्चन बोला वो एक बार देखो आप, ये वाला क्वेश्चन, नहीं वन तो आपसे हो गया होगा, हरी वाला कोई दिक्कत ही नहीं था। अनिल वाला सेम क्वेश्चन, वही जो अभी मैंने कराया ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, मार्क एज IMP। मार्क एज IMP और क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो।
बाकी क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क ले 4 कर ही लिया होगा तुमने। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो सब लोग। यस पीपल, क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने? तो हम क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको अपन रीड कर रहे हैं। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम रीड करने वाले हैं। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। अब एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। द एसएससी इज अ पॉपुलर टॉलीवुड स्टार मिस्टर रोहन बाबू। एसएससी है, बड़ा पॉपुलर स्टार है रोहन बाबू। ये रोहन बाबू वो तो नहीं, क्या उनका नाम बाबू ही है, बट आगे क्या लगाते हैं आई डोंट नो। पता है वो तुमने वो एक देखा, वो एक वीडियो आता है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, वो ऐसे केला फेंक के किसी को मार देता है। याद आया आपको कि जैसे ही केला फेंकता है तो वो आगे वाला बंदा मर जाता है। वो तुमने उसकी वो प्रैक्टिस देखी जिसमें वो ट्रेन के वो नीचे अपने हाथ डालता है और वो सब दौड़ता है। और वो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी तो देखा ही होगा, अब झूठ मत बोलो। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे खड़े खड़े रोड से वो हार्ट फेंकता है। हार्ट ऐसा इतना बड़ा तो वो हार्ट रहता है, ठीक है, कपड़े का बनाया हुआ, और वो फेंकता है। और वो जैसे ही वो हॉस्पिटल का ग्लास टूट जाता है और वो जाने के बाद अपने आप फिट होता है और उसमें लाइट बत्तियां जलने लगती है। याद आई? सो वो बाबू है, बट वो रोहन बाबू है यानी आई डोंट नो, बट देयर इज अ वन लाइक एक्टर, बहुत अच्छी उनकी मूवी है। मतलब वो बनाते ही वैसी मूवी है जो कॉमेडी टाइप लगे आपको, ठीक है। तो एसएससी इज अ पॉपुलर टॉलीवुड स्टार मिस्टर रोहन बाबू। ये इसी साल इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ऐड किया है मटेरियल में, ध्यान रखना। ही हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन फ्यू अदर नेशंस एज वेल एज, उनका कहीं कहीं बिजनेस इंटरेस्ट है। ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए वो इंडिया का रेजिडेंट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखो कंप्यूटेड दे रखा है, यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड दे रखा है और वो करोड़्स में दे रखी है उसकी इनकम। तो इनकम अर्न इन इंडिया बाय मिस्टर रोहन बाबू ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 और इन करोड़्स में दे रखी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यहां कंप्यूट करके दे रखी है, इसका मतलब यहां कंप्यूट करके दे रखी है। अगर यहां पे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता तो आपको वो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेना पड़ता, बट यहां सीधा दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4.3 करोड़। बिजनेस इनकम में दे रखी है कौन कौन सी? फ्रॉम बीइंग द ओनर ऑफ क्रिकेट टीम हैदराबाद सुपर प्लेयर, हैदराबाद सुपर प्लेयर का ये लाइक ओनर है और उसकी जो बिजनेस इनकम हुई उससे दैट इज 12.4 करोड़ दे रखी है, ये इंडिया की इनकम है। एंड एक्टिंग इन द मूवीज, मूवीज में धमाल करने से, वो केला फेंकने से, आदमी को मारने से, एक्टिंग से 9.415 करोड़ है, उतना इनकम हुआ करके। Mr. Rohan Babu has deposited 1.5 lakh in the PPF and paid life insurance premium of the 1 lakh. तो टोटल यहाँ पे 2.5 लाख का पेमेंट किया। एक तो आपने पीपीएफ का एटीसी में मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी एटीसी में मिलता है, तो दोनों मिला के 2.5 लाख है, बट इट्स रेस्ट्रिक्टेड टू 1.5 लाख। तो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन है वो एटीसी में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद द डिटेल ऑफ इनकम अर्न बाय रोहन बाबू फ्रॉम द 2 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, दैट इज एक्स एंड वाई, 2 कंट्री से इनकम हुई। विथ विच इंडिया डज नॉट हैव एनी DTAA, उनके साथ में हमारा कोई DTAA नहीं है। तो DTAA नहीं है तो ऑब्वियसली सेक्शन 91 दिमाग में आनी चाहिए।
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज अंडर, उनको इनकम जो हुई एक तो कंट्री एक्स और वाई से हुई, उनको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है और जो कंप्यूट किया हुआ है कंट्री एक्स का, तो एक्स का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1.3 करोड़ है। बिजनेस इनकम है ओन, जो खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है इंडिया के बाहर, वो कितना है 7.2 करोड़ का कंट्री एक्स से है और कंट्री वाई से 2.9 करोड़, ये बिजनेस का इनकम है इंडिया के बाहर वाले बिजनेस का। शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म नॉट एविडेंस बाय इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, देखो वो एविडेंस बाय इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म का शेयर, अब एक चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म का शेयर है ना वो एग्जेम्प्ट होता है नॉर्मली। क्यों एग्जेम्प्ट होता है? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पार्टनरशिप फर्म खुद अगर टैक्स भर लेती है तो पार्टनर के हाथ में शेयर एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, ये पार्टनरशिप फर्म इंडिया के बाहर की है, ये पार्टनरशिप फर्म इंडिया के बाहर की है, तो आई अज्यूम दैट पार्टनरशिप फर्म नॉट पेड एनी टैक्सेस इन इंडिया, सो वॉट एवर शेयर मिलेगा दैट शेयर इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये जो शेयर है ये शेयर आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ये शेयर जो है ये शेयर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो 4.8 करोड़ है, इस 4.8 करोड़ को मैं टैक्सेबल करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं मैं? इसको 4.8 करोड़ है उसको मैं टैक्सेबल करने वाला हूं करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पे जो मैंने बोला कि भाई शेयर फ्रॉम प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट तभी होता है जब वो पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि लॉजिकली वही है कि इंडियन पार्टनरशिप फर्म हुआ तो इंडिया में टैक्स भरा तो उसके लिए पार्टनर के हाथ में टैक्स ना लगेगा, बट ये इंडियन पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये बाहर का है, तो 4.8 करोड़ आई एम गोइंग टू टैक्सेबल, मैं इसको टैक्सेबल करने वाला हूं। नेक्स्ट पार्ट, एग्रीकल्चर इनकम कंट्री वाई से है 1.2 करोड़। अब आगे क्या दे रखा है? कंट्री एक्स share income is not exempt, means country X में share income is not exempt and loss from house property is not eligible to being set off against other income। country X का लॉ ये बोलता है कि वहां पे share income exempt नहीं है और वहां पे हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। एंड कंट्री वाई एग्रीकल्चर इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, कंट्री वाई का जो एग्रीकल्चर इनकम है, कंट्री वाई का एग्रीकल्चर इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स है। ये कंट्री एक्स और वाई से रिलेटेड डिटेल दे रखी है। इन कंट्री एक्स मिस्टर रोहन बाबू हैज पेड इनकम टैक्स 2.16 करोड़, तो यहां कंट्री एक्स में उसने 2.16 करोड़ का इनकम टैक्स पे किया है और कंट्री वाई में 80 लाख का इनकम टैक्स पे किया। टोटल इनकम अर्न इन दोस कंट्री में, उस कंट्री में इतना इनकम टैक्स पे किया। देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हर क्वेश्चन में क्या दे रखा था पता है? सीधा फॉरेन का टैक्स रेट दे रखा था, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको फॉरेन का टैक्स रेट खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको फॉरेन का टैक्स रेट है वो खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम करेंगे फॉरेन का टैक्स रेट, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूट मिस्टर रोहन बाबूज इनकम फ्रॉम इनकम tax liability for the assessment year 21-22 assuming that he does not opted for section 115 BAC। ये अज्यूम करो कि एसएससी ने 115 BAC नहीं लिया है और 115 BAC नहीं लिया तो उसका बेटा जो तुम्हारा इनकम है वो इनकम कितना होगा वो आपको यहाँ पे इनकम और उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपको कैलकुलेट करना है। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करवाऊं, देखो टाइम लगेगा मुझे पता है, बट भैया आप अगर डायरेक्ट आप उससे देख लोगे उससे मजा नहीं आएगा जब तक कि आप खुद सॉल्व ना करो। तो बेटर रहेगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और आपके पेज नंबर 3.27, क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 3.27 पे दे रखा है, ठीक है। तो हम मिस्टर रोहन बाबू प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आपको इसकी टोटल इनकम निकालनी है, जैसा अपन ने फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन में बनाया था वैसा ही बनाओ। दो आपके अमाउंट कॉलम और एक तुम्हारा पर्टिकुलर कॉलम, तो दो अमाउंट कॉलम और एक पर्टिकुलर कॉलम।
चलो सबसे पहले हम लेंगे एक एक हेड का इनकम। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दे रखा है। तो इंडिया के हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दे रखा है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम इंडिया कितना दे रखा है? 4,30,00,000। मैं पूरा अमाउंट लिखूंगा 4,30,00,000। अब एक बात समझना, फॉरेन का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दे रखा है आपको, तो फॉरेन की हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के लॉ के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट के सामने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर सेटअप कैरी फॉरवर्ड में हमने एक लिमिट देखी थी कि 2 लाख तक का ही लॉस सेटअप कर सकते हो, वो सिर्फ दूसरे हेड से। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख ही सेटअप होता है। ऐसा सेटअप में एक रेस्ट्रिक्शन है, मींस इंटर हेड एडजस्टमेंट करते टाइम मैक्सिमम 2 लाख ही कर सकते हो, बट यहां तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के सामने ही करना है। तो मैं यहां पे लेस कर दूंगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कंट्री एक्स, कंट्री एक्स 1,30,00,000। और यहां पे आपका नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा 3 करोड़। अब हाउस प्रॉपर्टी के बाद चालू करेंगे बिजनेस का इनकम निकालना। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो जो उसका बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है वो लेते जाओ। तो सबसे पहले तो उसका बिजनेस इनकम जो इंडिया का है वो ले लो। तो आपका बिजनेस इनकम इन इंडिया, और बिजनेस इनकम इन इंडिया में आपका फ्रॉम क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम HSP दैट इज हैदराबाद सुपर प्लेयर्स 12,40,00,000। उसके बाद एक्टिंग इन मूवी, एक्टिंग इन मूवी 9,41,50,000। उसके बाद फॉरेन के बिजनेस का इनकम और है। तो फॉरेन के बिजनेस का इनकम, तो बिजनेस इनकम इन कंट्री, पहले एक्स का लेते हैं। एक्स का एक तो ओन बिजनेस और दूसरा शेयर फ्रॉम फर्म। तो ओन बिजनेस का आपका मैं इनर कॉलम ले लेता हूं, तो टोटल बाहर ले लूंगा 7.2 CR एंड 4.8 CR। तो 8 और 4 हो गया 12, तो 12 CR। उसके बाद बिजनेस इनकम फ्रॉम कंट्री वाई, तो वाई का 2,90,00,000। टोटल करो, ये सब तुम्हारे बिजनेस का इनकम आ गया। तो यहाँ पे 12,40,00,000 प्लस 941,50, नहीं यार, मैं इसको 12.4 प्लस 9.415 प्लस 12 प्लस 2.9,
इट्स कम्स टू द 36 करोड़ 71 लाख 50,000। तो ये आपका आ जाएगा 36 करोड़ 71 लाख 50,000। अब एक बात समझना, इसके बाद में आपका अदर सोर्सेज का एग्रीकल्चर इनकम है, तो अदर सोर्सेज का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कहाँ का है, फ्रॉम कंट्री वाई 1 करोड़ 20 लाख। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम 3 करोड़ प्लस 36.715 प्लस 12, इट्स कम्स टू द 51 करोड़ 71 लाख एंड 50,000। 51 करोड़ 71 लाख एंड 50,000 माइनस करो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। आपको एटीसी मिलेगा, पीपीएफ एंड एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम। आपने कितना कितना पे किया है, 1.5 लाख इसका और 1 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 1.5 लाख। तो आप 1.5 लाख को लेस कर दो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम। तो आपका मैंने 12 करोड़ लिया क्या इसको, हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ गड़बड़। मैंने उसको 12 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख लेना चाहिए था। तो आपका 36.7150 प्लस 1.2 प्लस 3, इट्स 409150, 40 करोड़ 91 लाख एंड 50,000। इसमें से लेस कर दो 1,50,000। तो 40 आपका 4090 आ जाएगा, 40 करोड़ 90 लाख। अब 40 करोड़ 90 लाख ना, बहुत सारे जीरो जीरो ही लगाने पड़ रहे। 40 करोड़ 90 लाख या। अब इस पे आप टैक्स निकालोगे, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे, तो वही स्लैब रेट से अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5% 12,500, एक लाख, मोर देन 10 लाख अप टू 40 करोड़ 90 लाख। तो 40 करोड़ 30%, 12 करोड़ 24 लाख, 12 करोड़ 24 लाख
और इसमें ऐड करो 1,12,500, तो आपका आ जाएगा 12 करोड़ 25 लाख 12,500। सरचार्ज लगेगा या नहीं? यस, ऐड सरचार्ज @37%, क्योंकि 5 करोड़ से इनकम ज़्यादा होती है तो 37%, तो इसका 37% 4 करोड़ 53,29,625, तो आपका ये आ गया 16 करोड़ 78 लाख 42,125। ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, इसका 4% आपका आया 671,3685, और इसकी दोनों की टोटल जो आएगी वो 17,455 17 करोड़ है ना, 17 करोड़ 45,55,810, ये आपका आ गया। अब इसमें से हम लेंगे रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 91, और 91 में एक तो अपन लेंगे डबल इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स, फ्रॉम कंट्री एक्स, और दूसरा डबल इनकम फ्रॉम कंट्री वाई। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो कंट्री एक्स की डबल इनकम कितनी है और कंट्री वाई की डबल इनकम कितनी है। तो मैं एक बात बताऊं, यहां पे आपका कंट्री एक्स की जो डबल इनकम है वो कितनी है, तो मैं बताऊं आपका कंट्री एक्स से एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, याद करो 1.3 करोड़, 1.3 करोड़ आप कैलसी में ले लो, लॉस है। और कंट्री एक्स से एक 12 करोड़ का ये भी है, 12 करोड़ का तुम्हारा क्या हो जाएगा ये। और कुछ है क्या कंट्री एक्स से? नहीं। फिर वाई से, वाई से तो मैं बताऊं 12 करोड़ माइनस 1.3 करोड़, बस यही है। तो 12 करोड़ माइनस 1.3 करोड़, तो वहां से आपका डबली टैक्स इनकम कितना है, तो मैं बोलूं डबली टैक्स इनकम आपका 12 करोड़ माइनस आपका 1 करोड़ 30 लाख था ना, हाँ 1 करोड़ 30 लाख का लॉस था जो हमने सेट ऑफ किया था। तो इसके बाद तो आपका बच गया 10 करोड़ 70 लाख, 10 करोड़ 70 लाख। अब आप कंट्री वाई का देखो, वाई का कितना है, तो कंट्री वाई का देखो हाउस प्रॉपर्टी का कुछ लॉस तो था नहीं, सीधा बिजनेस का इनकम एक तो 2.9 करोड़ ये है, 2.9 करोड़ ये है, और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम 1.2 है। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 10 हो गया, तो 4 करोड़ 10। क्या क्या था आपका 4 करोड़ 10 में, एक तो 2.9 एंड 120, 2.9 एंड 120। तो आपका 4 करोड़ और 10 लाख। अब चलो, अब अपने को निकालना पड़ेगा लोअर रेट कहाँ का है, ठीक है। तो इधर देखो रिबेट कैसे मिलेगी, तो उसके लिए अपने को लोअर रेट निकालना पड़ेगा, लोअर वाला। तो इधर देखो पहले टैक्स रेट इन फॉरेन, फॉरेन में टैक्स रेट क्या है, और दूसरा एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। अब एक बात बताओ, फॉरेन में टैक्स रेट क्या है, अभी अपन निकालेंगे विच एवर इज लोअर लेंगे। तो यहां पे एक तो कंट्री एक्स और ये कंट्री वाई, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट पहले निकाल देते हैं अपन।
तो इंडिया का तुम्हारा टैक्स कितना आ रहा है 17,45,55,810 जो है वो किस पे आ रहा है 40 करोड़ 90 लाख पे आ रहा है। तो 40 करोड़ 90 लाख पे आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो इंडिया का 17,45,55,810 डिवाइड बाय 40 करोड़ 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आई थिंक इंडिया का जो आपका टैक्स रेट आ रहा है इट्स कम्स टू द 42.67%। भैया जो इंडिया का टैक्स रेट आ रहा है दैट इज 42.678 की जगह 9 कर दूं 9%। तो इंडिया का तो मैं ले लेता हूं 42.679% और वाई के लिए भी 42.679%। ये इंडिया का टैक्स रेट है। अब मुझे फॉरेन का टैक्स रेट निकालना है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का कि फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालेंगे। तो इसमें निकालना पड़ेगा। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो मैं यहां पे फॉरेन का टैक्स रेट निकालने जाऊंगा। फॉरेन का टैक्स रेट, तो फॉरेन का टैक्स रेट कैसा निकालेंगे, टैक्स पेड इन फॉरेन। भाई फॉरेन में कितना टैक्स पेड किया डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम इन फॉरेन। भाई फॉरेन में टैक्सेबल इनकम कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप सबसे पहले एक्स का और उसके बाद वाई का निकालो। तो देखो पहले मुझे एक बात बताओ, एक्स में कितना टैक्स पे किया। आप क्वेश्चन में जाओ क्वेश्चन में जाओ क्वेश्चन में जाओ। तो एक्स वाली कंट्री में आपने 2.16 करोड़ पे किया है। तो 2 करोड़ 16 लाख जो है वो आपने एक्स में पे किया है और वहां पे आपने 80 लाख पे किया। अब एक बात बताओ, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से आपका इनकम कितना है उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉ के हिसाब से उस कंट्री में आपका कितना इनकम है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। यहां नीचे क्या दे रखा है, इधर देखना 2 पॉइंट दे रखे हैं। यहां पे इन 2 पॉइंट को ढंग से पढ़ना। इधर देखो बेटा, सबसे पहला इन कंट्री एक्स the share income is not exempt and loss from house property is not eligible to being set off against other income। मीन्स कंट्री एक्स में जो शेयर इनकम है, कंट्री एक्स से आपका क्या क्या इनकम है, ये देखो ये 2 इनकम है आपसे। कंट्री एक्स की अगर मैं इनकम बात करूं तो कंट्री एक्स की बेटा ये इनकम है, एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और दूसरा तुम्हारा ये 12 करोड़ का आपका इनकम है। इसमें आपका खुद का बिजनेस है और आपका पार्टनरशिप फर्म से शेयर है। अब यहां क्या दे रखा है, कंट्री एक्स में शेयर इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट। मींस उस कंट्री में शेयर इनकम है एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब शेयर इनकम ये टैक्सेबल है, 4.8 करोड़ भी टैक्सेबल है। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो उसको तो इग्नोर करेंगे फिर सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो मैं बताऊं उस कंट्री में अब आपका इनकम उस कंट्री के लॉ के हिसाब से कितना होगा, 7.2 करोड़ प्लस आपका 4.8 करोड़, इट्स कम्स टू द 12 करोड़, इट्स कम्स टू द 12 करोड़। और उसके बाद क्या दे रखा है, इन कंट्री वाई एग्रीकल्चर इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। कंट्री वाई में एग्रीकल्चर इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। तो कंट्री वाई में कितना टैक्सेबल इनकम होगा, 2.9 एंड 1.2, 2.9 एंड 1.2। तो 2.9 प्लस 1.2 इट्स कम्स टू द 4 एंड 10। तो देखो जब आप कंट्री एक्स का टैक्स रेट निकालोगे 2 करोड़ एंड 16 लाख, ये कितने पे आया, ये 12 करोड़ पे आएगा। ये आपका 12 करोड़ पे और यहां पे 4 करोड़ 10 लाख पे। तो देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो पहले 2 करोड़ 16 लाख डिवाइड बाय 12 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स कम्स टू द 18%। तो यहां का टैक्स रेट 18% है और यहां का 80 लाख डिवाइड बाय 4 करोड़ 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स 19.512%। तो देखो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, कंट्री एक्स का टैक्स रेट 18% और इसका 19.512%, तो मैं बताऊं लोअर तो यही आ जाएगा क्योंकि इंडिया का एवरेज टैक्स रेट तो 42.679% है। तो आपको रिबेट कितने से मिलेगी, जो 18% एंड 19.512% से, तो मल्टीप्लाई बाय करो 18% और इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई बाय 19.512%। तो देखो पहले वाले का 10 करोड़ 70 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, इट्स कम्स टू द 1 करोड़ 92 लाख 60,000, 1 करोड़ 92 लाख 60,000।
और दूसरा तुम्हारा 4 करोड़ 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 19.512%, इट्स कम्स टू द 80 लाख। तो इतना आपको रिबेट मिल जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। $14 करोड़ 72,95,810। 1472,95,810। चलो कॉपी करो, एक बार करना है तो आप लोगों का। बट दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब DTAA का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। यस पीपल, हो गया। चलो ज़ाला में सम प्लस हो गया। चलो तो अब इसमें बाकी क्या बचा उस पे चलते हैं अपन। तो बाकी आपका यहां तक तो सब हो चुका था, ये क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब यहां पे इन्होंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल से रिलेटेड कुछ चीज दे रखी है, दैट इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। पेज नंबर 3.18 पे दे रखा है और पेज नंबर 3.18 पे दे रखा है दैट इज द फॉरेन टैक्स क्रेडिट FTC रूल्स। रूल 128 होता है इनकम टैक्स रूल्स 1962 का। अब एक बात समझना, सबसे पहली चीज फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स रूल नंबर 120 है, वो हम इन डिटेल में वापस पढ़ने वाले हैं एट द एंड ऑफ द दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एनेक्चर के रूप में, एनेक्चर के फॉर्म में लास्ट में दे रखा है। तो यहां पे देखो लास्ट लाइन इन्होंने दे रखी होगी कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर रूल नंबर 128 of the income tax rules 1961 given at annexure 5 at the end of the study material। मींस ये स्टडी मटेरियल के एंड में आपको annexure 5 के फॉर्म में ये रूल्स दे रखे हैं। तो जब एंड में दे रखे हैं तो अपन एंड में दिखेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या दे रखा है, बड़ा सिंपल है। पहली चीज तो ये कि सर फॉरेन टैक्स का मतलब क्या होता है। फॉरेन टैक्स का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, फॉरेन टैक्स मतलब जो इंडिया के बाहर आपने टैक्स पे किया। फॉरेन टैक्स का मतलब जो आपने इंडिया के बाहर टैक्स पे किया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन टैक्स। या तो सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग पे किया या फिर सेक्शन 91 लगता है, वहां पे भी इंडिया के बाहर जो आप टैक्स पे करते हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेन टैक्स। तो फॉरेन टैक्स का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है, देखो फॉरेन टैक्स मींस, फॉरेन टैक्स किसको बोलेंगे, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया विद विच इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट फॉर रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन अंडर सेक्शन 90 और 90A। अगर इंडिया का उनके साथ में अग्रीमेंट है तो द टैक्स कवर्ड अंडर दैट अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट के हिसाब से आपने इंडिया के बाहर टैक्स भरा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन टैक्स। और अगर अग्रीमेंट नहीं है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, द टैक्स पेबल अंडर लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी इन द नेचर ऑफ इनकम टैक्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 91, जो इंडिया के बाहर जो टैक्स भरा है, दैट इज फॉरेन टैक्स। तो फॉरेन टैक्स मतलब अगर अग्रीमेंट है तो इंडिया के बाहर जो अग्रीमेंट के हिसाब से टैक्स भरा है, और अग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 91 के हिसाब से जो इंडिया के बाहर टैक्स भरा है आपने, दैट इज कॉल्ड फॉरेन टैक्स।
For this purpose, income tax in relation to any country include any excess profit tax or business profit tax charged on the profit by the government of any part of that country or local authority in that country. तो यहाँ इनकम टैक्स में अगर एक्सेस प्रॉफिट टैक्स है, बिजनेस प्रॉफिट टैक्स है, अलग अलग कंट्री में हो सकता है इनकम टैक्स को अलग अलग बोला जाए और अलग अलग तरीके से वसूल किया जाए। तो जो भी बाहर जो आपने इनकम टैक्स, बिजनेस टैक्स भरा है वो तुम्हारा फॉरेन टैक्स में आ जाएगा। अब एक बात समझना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि ईयर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ फॉरेन टैक्स। जो फॉरेन टैक्स आपने इंडिया के बाहर पे किया, इंडिया में उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन क्रेडिट कौन से ईयर में मिलेगा? तो बड़ा सिंपल सा मैं बताऊं आपको कि जिस ईयर में आप इनकम ऑफर करोगे उस ईयर में क्रेडिट मिलेगा। जिस ईयर में आप इनकम को ऑफर करोगे उस ईयर में क्रेडिट मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिया के बाहर आपने 10 लाख टैक्स भरा है और 1 करोड़ की इनकम पे, तो 1 करोड़ का इनकम था, 10 लाख टैक्स भरा है, 10% की रेट से इंडिया के बाहर टैक्स भरा है। अब एक बात समझना, इस साल हुआ क्या, इंडिया में मान लो आपने उसमें से 50 लाख इनकम ही इंक्लूड की, 50 लाख की इनकम इस साल इंक्लूड हुई, तो मैं बताऊं 10 लाख क्या क्या पूरा फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस साल अलाउ हो जाएगा? आंसर इज नो, ओनली 5 लाख इस साल अलाउ होगा और 5 लाख अगले साल अलाउ होगा। तो डिपेंड्स ऑन द, हो सकता है वहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, और उस हिसाब से जो इनकम है आपकी 1 करोड़ फॉरेन की थी, टैक्स आपने वहां 10 लाख भरा, अब 1 करोड़ इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तो 1 करोड़ इंडिया में मान लो अलग अलग ईयर में टैक्सेबल हो रही है, तो क्रेडिट भी आपको अलग अलग ईयर में मिलेगा। जैसे जैसे वो इंडिया में टैक्सेबल होगी वैसे वैसे आपको क्रेडिट है वो मिलता जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, एनएसएससी being resident shall be allowed a credit for the amount of foreign tax paid by him in a country or specified territory outside India by way of deduction or otherwise in the year in which the income corresponding to such tax has been offered to tax or assessed to tax in India in a manner and to the extent specified in this rule. However, in case where income on which foreign tax has been paid or deducted is offered to tax in more than 1 year, the credit of foreign tax shall be allowed across those years in the same proportion in which income is offered to tax or assessed to tax in India, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। अब कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, मतलब फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो किसके सामने आप ले सकते हो? तो इंडिया में सीधी सी बात है, आप टैक्स, सरचार्ज और सेस के सामने ले सकते हो, आप कोई पेनल्टी के सामने नहीं ले सकते। इंडिया में कोई भी पेनल्टी वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है, उसके सामने आप नहीं ले सकते करके, ठीक है। सिर्फ आप फॉरेन टैक्स है वो आपका क्रेडिट किसके सामने ले सकते हो? टैक्स के सामने ले सकते हो, सरचार्ज के सामने ले सकते हो एंड सेस के सामने ले सकते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, Foreign tax credit is available against the amount of tax, surcharge and cess payable under the Income Tax Act 1961. However, it is not available in respect of sum payable by way of the interest, fees and penalty. तो देखो यहाँ से एक MCQ निकल सकता है, वो लोग 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल अगेंस्ट, और उसमें दे देंगे सबसे पहला सरचार्ज, दूसरा दे देंगे इंटरेस्ट, फीस एंड पेनल्टी। तो भैया सरचार्ज के सामने ले सकते हो, बट आप इंटरेस्ट के सामने, फीस के सामने, पेनल्टी के सामने नहीं ले सकते करके, ठीक है। इसके लिए मेरा मॉड्यूल से पढ़ाने का जो मेन औचित्य है वो यही है कि अगर, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा वो मॉड्यूल हाथ में लेगा, वो किसी भी लाइन को उठा के पिक करके और पेपर बना सकता है, तो इसके लिए मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट, मैनर ऑफ कंप्यूटिंग द फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, the credit of foreign tax would be aggregated of amount of credit computed separately for each source of income arising from particular country or specified territory outside India and shall be given effect in the following manner। पहले आप एक काम करो, इन्होंने क्या बोला, credit of foreign tax would be aggregate of amount of credit, मीन्स आपको फॉरेन में कितना टैक्स भरा है, कौन सी इनकम के सामने, वो आप सेपरेटली ले लो सब पहले, और उसके बाद उसका कैसे क्रेडिट इंडिया में देना है। द क्रेडिट वुड बी द लोअर ऑफ टैक्स पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन सच इनकम एंड फॉरेन टैक्स पेड ऑन सच इनकम। भैया बड़ा सिंपल सा बात है, क्रेडिट कैसे लोगे कि उस इनकम पे फॉरेन में कितना टैक्स लगा है और इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है, लोअर वाला क्रेडिट। अरे यही तो सेक्शन 91 में किया है, सेक्शन 91 में यही तो किया है कि फॉरेन का टैक्स रेट और इंडिया का एवरेज टैक्स रेट विच एवर इज लोअर, तो यही तो करने को बोल रहे हैं। आप क्रेडिट कैसे लोगे? तो द क्रेडिट वुड बी द लोअर ऑफ, आपको लोअर लेना है किसका, टैक्स पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितना टैक्स आता है ऑन सच इनकम, एंड फॉरेन टैक्स पेड इन सच इनकम, फॉरेन में कितना टैक्स भरा विच एवर इज लोअर लेना है आपको। However, where foreign tax paid exceed the amount of tax payable in accordance with the provision of the agreement for relief or avoidance of double taxation, such excess has to be ignored। यहां एक पॉइंट बोल रहे हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये बोल रहे हैं कि मान लो आपने जानबूझ के ज्यादा टैक्स भर दिया फॉरेन में, जानबूझ के अनजाने में ज्यादा टैक्स भर दिया,
जैसे फॉर एन एग्जांपल अग्रीमेंट बोलता था इंडिया और मॉरिशस का कि मॉरिशस में आपको टैक्स भरना है 10% से, आपने वहां 15% भर दिया, तो हम क्या क्रेडिट आपको 15% से देंगे? ना बाबा ना, हम आपको क्रेडिट है वो 10% से ही देंगे। तो यहां पे ये पॉइंट यही बोल रहा है, देखो वापस से पढ़ो ढंग से। हाउएवर वेयर द फॉरेन टैक्स पेड एक्सीड, आपने फॉरेन में ज्यादा टैक्स भर दिया, किससे? द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द अग्रीमेंट, अग्रीमेट में बोला हुआ है उससे ज्यादा टैक्स भर दिया, तो रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन सच एक्सेस हैज टू बी इग्नोर, रिलीफ पर्पस के लिए एक्सेस को हम नहीं लेंगे। द टैक्स क्रेडिट वुड बी डिटरमाइंड बाय द कन्वर्जन ऑफ करेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स at the telegraphic transfer buying rate on the last day of the month immediately preceding the month in which such tax has been deducted or paid। सर फॉरेन में जो आपने टैक्स भरा उस फॉरेन टैक्स को इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला इन्होंने? द क्रेडिट वुड बी डिटरमाइंड बाय द कन्वर्जन ऑफ द करेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स एट द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। आपको टीटीबीआर लेना है, लेकिन टीटीबीआर कौन से मंथ का लेना है? ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच टैक्स हैज बीन पेड। मतलब जिस महीने में आपने फॉरेन में टैक्स भरा या जिस महीने में फॉरेन में आपका टीडीएस कटा, उस महीने के पिछले महीने का लास्ट डेट का टीटीबीआर लेना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने फॉरेन में टैक्स भरा, वो फॉरेन में टैक्स भरा 9 नवंबर 2020 को, सो 9 नवंबर 2020 को फॉरेन में टैक्स भरा, तो आप कौन सी रेट का टीटीबीआर लेके उस टैक्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे? तो इसका पिछला महीना कौन सा था? दैट इज अक्टूबर। अक्टूबर का लास्ट डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर 2020। तो जो 31 अक्टूबर 2020 होता है, 31 अक्टूबर 2020 होता है, इस डेट का जो भी टीटीबीआर रहेगा, दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, इस डेट का जो भी टीटीबीआर रहेगा, उस टीटीबीआर से आपको क्या करना है? उस टैक्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। उस रेट से आपको क्या करना है? वो टैक्स है, उस टैक्स को आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब उसके आगे जो क्वेश्चन दे रखा है ये होमवर्क में था, कुछ है नहीं। उसके बाद मैं आपको एक समराइजर दे रखा है जो ठीक है। अब एक और कंसेप्ट आता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब इन्होंने यहां पे कंसेप्ट दे रखा है पीई का। अब ये पीई का कंसेप्ट पहली चीज तो यहां देना नहीं चाहिए था, क्योंकि पीई का कंसेप्ट आगे जाके आएगा। जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन करके जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9, उस 9 में पीई जो पढ़ेंगे, उस पीई के लिए कम से कम एक दिन का टाइम लेंगे, कम से कम 2 से 2.5 घंटे है वो सिर्फ अपन पी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। वो टॉपिक में जब हम पी पढ़ेंगे तो वो कम से कम वहां पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा कम से कम एक लेक्चर 3 घंटा है, कम से कम पी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पी होता क्या, आज मैं आपको बता दूं। यहां पे अपन एक ब्रीफ डिस्कशन इन्होंने दे रखा है, तो वही डिस्कशन मैं आपको बता देता हूं। इधर देखो बेटा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। 2 वर्ड होते हैं, आप मुझे इसमें डिफरेंशिएट करके बताना कि दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले एक सेंटेंस होता है दैट इज बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री, और एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। 2 सेंटेंस है, बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री एंड बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। सर इसमें कोई फर्क है क्या? इसमें विथ है और इसमें इन है, इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क है क्या? बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री एंड बिजनेस इन फॉरेन कंट्री, इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क है क्या? आपको कुछ फर्क लग रहा है क्या? लग रहा है ना सर? यहां पे सर विथ है और यहां पे सर इन है, तो फर्क तो है। यहां पे विथ है और यहां पे इन है, तो फर्क तो है। अब एक चीज समझना, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी वर्ल्ड के अग्रीमेंट होते हैं उस अग्रीमेंट में यह लिखा होता है कि आप अगर बिजनेस फॉरेन कंट्री के साथ में करते हो, साथ में मींस विथ, तो आपको फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस उस कंट्री में करते हो, इन करते हो, तो आपको टैक्स उस कंट्री में लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने देखा होगा इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्टर है, इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या उनको इंडिया से, मान लो मेरे कोई रिलेटिव है जो एक्सपोर्टर है, उन्होंने क्या किया, गुड्स है वो इंडिया से मान लो स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट किया, तो क्या स्विट्जरलैंड में उनको टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज डूइंग बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री। लेकिन अगर स्विट्जरलैंड में उन्होंने दुकान लगा ली,
स्विट्जरलैंड में जाके और उन्होंने वहां दुकान लगा ली और वहीं पे गुड्स को बेच रहे, तो उनको स्विट्जरलैंड में टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज यस, बिकॉज दैट इज बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। तो मैंने क्या बोला, दो चीजों में फर्क है, एक बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री और एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री और एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। इधर देखो बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखना, फॉर एन एग्जांपल, मेरा जो मिस्टर बीबी, मान लो मेरा एक जो है लाइक मेरी जो कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स। अब ये बीबी वर्चुअल्स जो है ना, हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेपाल के हैं। ये बीबी वर्चुअल्स कहां पे है? इंडिया में है। और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेपाल से है। जैसे नेपाल से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेन ड्राइव के ऑर्डर आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, नेपाल में बैठ के हमको ऑर्डर करते हैं, हम यहां से उसको पेन ड्राइव है वो सेंड कर देते हैं, या फिर वो बुक्स मंगवाते हैं, हम उनको बुक्स भेज देते हैं। अब एक चीज समझना, क्या मुझे नेपाल में टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। मैं बिजनेस तो कर रहा हूं, मैं बट बिजनेस कर रहा हूं विथ नेपाल, दैट इज कॉल्ड बिजनेस विथ नेपाल। तो जब आप बिजनेस विथ नेपाल करोगे तो नेपाल में टैक्स नहीं लगेगा, नेपाल में आपकी बिजनेस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा इफ यू आर डूइंग बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री। लेकिन मैंने सोचा कि काम करता हूं यार, नेपाल में अपने इतने सारे स्टूडेंट, क्यों ना हम वहां पे एक ब्रांच खोल दे। तो मैंने क्या किया, एक ब्रांच खोल दिया। कहां पे? काठमांडू में। और जो काठमांडू है, और काठमांडू में मैंने वहां पे मेरा एक ब्रांच खोल दिया बीबी वर्चुअल का। और वो ब्रांच क्या करती है, वहां बच्चों को बुक्स अलॉट करती है, वहां बच्चों को पेन ड्राइव सेल करती है। तो वो ब्रांच जो है वो बच्चों को सब वहां सर्विस दे रही है, बच्चों को बुक सेल कर रही है, बच्चों को सर्विस दे रही है। अब एक बात बताओ, अब जो ब्रांच को इनकम हुआ, क्या उस पे नेपाल में टैक्स लगेगा? यानी आंसर इज यस, बिकॉज दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन नेपाल। तो फर्क है बिजनेस विथ नेपाल एंड बिजनेस इन नेपाल। अगर आप बिजनेस विथ नेपाल करोगे तो नेपाल में टैक्स नहीं लगेगा, बिजनेस इन नेपाल करोगे तो नेपाल में टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, वहां पे अगर आपका एग्जिस्टेंस है, इन का मतलब वहां पे आपका पीई है। पी का मतलब होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपका किसी फॉरेन कंट्री में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो ही फॉरेन कंट्री में बिजनेस इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर वहां आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो फॉरेन कंट्री में आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं अगर मेरी बात करूं कि नेपाल में मुझे टैक्स लगेगा, नेपाल में अगर मेरा पी है तो नेपाल में टैक्स लगेगा, बट नेपाल में अगर मेरा पी नहीं है तो नेपाल में टैक्स नहीं लगेगा। नेपाल में मेरा पी है तो नेपाल में टैक्स लगेगा, नेपाल में पी नहीं है तो नेपाल में टैक्स नहीं लगेगा बिजनेस प्रॉफिट पे। इसीलिए तो मैं बता दूं, फेसबुक और गूगल इंडिया में टैक्स नहीं भरते। Facebook and Google, they not paid in India only due to this particular reason, because they are saying that we don't have any PE in India. उनका इंडिया में कोई भी ब्रांच है ही नहीं, उनका इंडिया में कोई भी ब्रांच नहीं है। इंडिया इनका, आप बोलोगे सर फेसबुक का तो बैंगलोर में ऑफिस है, वो ऑफिस ब्रांच नहीं है। वो ऑफिस क्या करता है, सिर्फ रेगुलेटरी काम करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, एडवर्टाइजमेंट का काम करता है, जिसको बोला जाता है प्रिपरेटरी वर्क एंड तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, प्रिपरेटरी वर्क बोला जाता है, ठीक है, ऑक्सिलरी एंड प्रिपरेटरी वर्क। सो दे आर डूइंग ओनली ऑक्सिलरी एंड प्रिपरेटरी वर्क, सो दे आर नॉट डूइंग द मेन एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रीटेड एज द पीई। ये तुम्हारा पीई है वो नहीं माना जाएगा, इसलिए फेसबुक गूगल इंडिया में टैक्स नहीं भरता। तो कंसेप्ट ऑफ पीई क्या बोलता है कि भैया अगर मान लो दूसरी कंट्री में आपको इनकम होती है तो दूसरी कंट्री में बिजनेस की इनकम पे टैक्स तभी लगेगा जब दूसरी कंट्री में आपका पीई है। अगर दूसरी कंट्री में आपका पीई नहीं है तो दूसरी कंट्री में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, यहीं पे यही कंसेप्ट दे रखा है पीई के बारे में। तो देखो क्या दे रखा है, आप अपनी बुक में आ जाओ, और क्या दे रखा है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे किसी और टॉपिक में, टॉपिक नंबर 9 में, जहां पे आर्टिकल 5 होता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब ये बिजनेस कनेक्शन क्या होता है? नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो इंडिया में बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी। ये बिजनेस कनेक्शन मैं आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में पढ़ाऊंगा, और बिजनेस कनेक्शन है वो इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है, लेकिन जितने भी DTAA है उस DTAA में पी कंसेप्ट आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर DTAA taxability of business profit is determined by existence of permanent establishment in India. It may be noted that scope of business connection is wider than PE
as per Article 5(1) of DTAA usually provide that for the purpose of this convention, the term permanent establishment means fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. कोई fixed place होना चाहिए जिसके थ्रू उसका business है या profession है वो आपका wholly और partly carried on होता है, that is called your PE. द टर्म पी इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर सेक्शन 92F में ट्रांसफर प्राइसिंग में भी डिफाइन किया हुआ है. इट्स इंक्लूड फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज होलली और पार्टली कैरिड ऑन. मतलब अगर मान लो मेरा ब्रांच है नेपाल में और उसके थ्रू मेरा बिजनेस और प्रोफेशन वहां पे हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड माई पी. पीई में क्या क्या आ सकता है? तो पीई में देखो एक ब्रांच आ सकती है, एक ऑफिस आ सकता है, एक फैक्ट्री आ सकती है, वर्कशॉप आ सकता है, सेल्स आउटलेट आ सकता है, वेयरहाउस आ सकता है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है, माइन क्वेरी और गैसवेल और क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी आ सकता है. लेकिन सिर्फ आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, सिर्फ आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो तो वो नहीं आएगा. सिर्फ आप एक्सप्लोरेशन करते हो तो नहीं आएगा. लेकिन अगर माइन है, ऑयल है, गैसवेल है, वो अगर मान लो आपका क्या काम एक्सट्रैक्शन का काम है तो वो आपका पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा. अब इसकी वाइड बहुत डेफिनेशन अपन वहां देखेंगे करके, ठीक है. तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज होल्डली और पार्टली कैरिड ऑन. Every DTAA has a specific clause which will deal with the explanation of permanent establishment for the purpose of DTAA. Business income of non-resident will not be taxable in India unless such non-resident has a permanent establishment in India. Taxability of income under business connection and permanent establishment is explained below. तो मैं बता दूं नॉन रेजिडेंट का अगर इनकम टैक्स तो बोलता है कि सेक्शन 9 से गवर्न होता है, बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए, और DTAA बोलते हैं कि उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए करके, ठीक है. चलो उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है वो पढ़ना है तो पढ़ लेना. नेक्स्ट और लास्ट टॉप पार्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक का, टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस, दैट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड बीपीओ यूनिट. अब आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेन की कंपनियां उनका बीपीओ यूनिट इंडिया में है. जैसे अकाउंटिंग काम इंडिया में होता है, बीपीओ यूनिट है वो इंडिया में है. तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि एक फॉरेन का कंपनी है जिसका नाम है मान लो कैरी लिमिटेड और ये यूएस का कंपनी है. अब एक बात समझना, अगर दो चीजें होती है, या तो इन्होंने ये काम किसी को आउटसोर्स कर दिया इंडिया में, आउटसोर्स कर दिया इंडिया में. आउटसोर्स करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मुंबई में एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो हीरा पन्ना लिमिटेड. यहां मुंबई में एक कंपनी है जिसका नाम है हीरा पन्ना लिमिटेड. तो इन्होंने क्या किया, जो कैरी लिमिटेड फॉरेन का कंपनी है, इन्होंने इस हीरा पन्ना लिमिटेड को कोई काम आउटसोर्स कर दिया. तो आउटसोर्स कर दिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि हीरा पन्ना लिमिटेड कुछ काम कर रही है, इनकम कमा रही है, हीरा पन्ना लिमिटेड वो तो इंडिया में टैक्सेबल है ये. बट एक बात बताओ, उस काम की वजह से क्या कैरी लिमिटेड जो इनकम कमाएगी क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो. देखो, इंडिया में टैक्सेबल फॉरेन वाली एंटरप्राइज का कोई भी बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल तभी होता है जब उसका इंडिया में पीई है. तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हीरा पन्ना लिमिटेड है क्या ये इसका पीई है या नहीं. मिस कैरी लिमिटेड का पीई है या नहीं. पीई का मतलब होता है वो पर्सन आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, मिस वो आपका एजेंट होना चाहिए, वो आपके लिए काम कर रहा होना चाहिए. लेकिन अगर ये प्रिंसिपल बेसिस रिलेशन है तो पीई नहीं माना जाएगा. और पीई नहीं माना जाएगा तो कैरी लिमिटेड को इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. तो सिंपल सी बात है. ये अगर किसी और एंटरप्राइज के थ्रू आउटसोर्स कर दिया और वो काम कर रहे हैं करके, ठीक है, तो भैया वो उससे जो इनकम होगी इस फॉरेन वाली कंपनी को इंडिया में टैक्सेबल तभी होगा जब उसका इंडिया में पी है. अगर वो पी नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा. अब एक बात समझना, ये तो किसी दूसरे के थ्रू आउटसोर्स करने का होता है. लेकिन मान लो कैरी लिमिटेड ने खुद ने ही अपना ऑफिस सेटअप कर दिया. अगर इन्होंने खुद ने अपना ऑफिस सेटअप कर दिया, खुद ने ही अपना मुंबई में ऑफिस सेटअप कर दिया और मुंबई में ऑफिस सेटअप कर दिया, तो एक बात बताओ, तो ये ऑफिस होना मुंबई में दैट इज इसका पीई है कैरी लिमिटेड का. तो कैरी लिमिटेड का जो पीई है, तो अब तो जो इनकम होगी इंडियन ऑपरेशन से दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया, वो तो इंडिया में टैक्सेबल होने ही वाली है करके, ठीक है. पीई के बारे में और डिटेल में हम टॉपिक नंबर 9 में सीखेंगे. तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है. यहां पे मैं बताऊं, ये सब पढ़ने के बाद आपका कंक्लूजन यही निकलेगा कि अगर इंडिया में पीई है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, अगर इंडिया में पीई नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा. तो देखो क्या लिखा है. द प्रोविजन कंटेनिंग of IT-enabled business process outsourcing, that is BPO unit, are not contained in Income Tax Act 1961, but एक सर्कुलर के थ्रू बताया कि भैया BPO यूनिट पे कैसे टैक्स लगेगा. तो देखो बेटा, सबसे पहला, अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी दैट इज कैरी लिमिटेड, आपका यूएसए वाला, आउटसोर्स सर्टेन सर्विस टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटी. मतलब उन्होंने हीरा पन्ना लिमिटेड को कोई आउटसोर्स कर दिया.
इफ देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में बिजनेस कनेक्शन नहीं है, द रेजिडेंट एंटिटी मे नॉट बी अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटिटी, तो हीरा पन्ना उनकी जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेगी फॉरेन कंपनी की। एंड द रेजिडेंट एंटिटी वुड हैव टू बी असेस्ड टू इनकम टैक्स एज अ सेपरेट एंटिटी। इन सच अ केस द नॉन रेजिडेंट एंटिटी विल नॉट बी लाइबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। मींस जो भी फॉरेन की कंपनी है उसको इंडिया में कोई टैक्स नहीं भरना अगर हीरा पन्ना को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया और वो उसका पी नहीं बनता है तो। दूसरी चीज, हाउएवर इट इज पॉसिबल दैट कैरी लिमिटेड, फॉरेन का कंपनी कैरी लिमिटेड ही था, हाँ कैरी लिमिटेड, और इंडिया का हीरा पन्ना, हाँ कैरी लिमिटेड may have a business connection with the resident Indian entity। अगर मान लो बिजनेस कनेक्शन है, in such a cases the resident entity could be treated as the permanent establishment of non-resident। The non-resident entity or the foreign company will be liable to tax in India only if the IT enabled BPO unit in India constitute a permanent establishment। Next part, a non-resident or a foreign company is treated as having permanent establishment in India if that non-resident or foreign company, that is Carry Limited, carries on a business in India through a branch, sale office, etc., or through a agent, but not an independent agent। dependent agent होना चाहिए, who habitually exercise an authority to conclude contract or regularly deliver goods or merchandise or habitually secure order on behalf of non-resident principal। In such a case, the profit of the non-resident or foreign company attributed to business activity carried out in India by permanent establishment become taxable in India। तो अगर मान लो उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पीई है तो पीई से अप्रोप्रिएटेड जो भी प्रॉफिट है उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा उस नॉन रेजिडेंट को, दैट इज कैरी लिमिटेड को। If the foreign enterprise carrying on business in another country through a permanent establishment situated therein, the profit of enterprise may be taxed in other country, but only so much of them it is attributed to the permanent establishment। एक बात बताओ, मान लो कैरी लिमिटेड का इंडिया में पीई बन गया तो कैरी लिमिटेड की क्या पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा? ना बाबा ना, सिर्फ जो इंडियन ऑपरेशन से इनकम होगी उस पे इंडिया में टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पार्ट, profit are to attributed to permanent establishment as if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activity under the same or similar condition and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इंडिया में वो पीई बन गया, ब्रांच है इंडिया में, तो वो ब्रांच का इनकम आप सेपरेटली कैलकुलेट करोगे, टैक्स रेट फॉरेन कंपनी का लगेगा कैरी लिमिटेड का, ठीक है, बट भैया वो ब्रांच और हेड ऑफिस को अलग अलग मान के और आप इनकम कैलकुलेट करोगे और उसकी जो अप्रोप्रिएट इनकम होती है पीई की उस पर टैक्स इंडिया में लग जाएगा। In determining the profit of permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purpose of permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the state in which permanent establishment is situated or elsewhere। मतलब कुल मिला के जो पीई से रिलेटेड खर्चे वो अलाउ होंगे। The expenses that are deductible would have to be determined in accordance with the accepted principle of accountancy एंड द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब एक बात बताओ, ब्रांच के कौन से खर्चे अलाउ होते हैं? सेक्शन 44C आपको दे रखा है, पता है, और 44C अगर आप देखोगे उसमें ये दे रखा है कि ब्रांच के कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं और हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर सिर्फ अलाउ होते हैं वो 5% तक ही होते हैं। वो देखा हुआ है ब्रांच का अपना इनकम टैक्स का सेक्शन, तो उसके हिसाब से आप इनकम पी की निकालोगे। The profit attributed to permanent establishment are those which that permanent establishment would have made if instead of dealing with head office it has been dealing with the entirely separate enterprise under condition and the price prevailing in the ordinary market। The corresponds of the arm length principle। अब ये arm length principle क्या होता है आगे देखेंगे। Hence, in determining the profit attributable to the IT-enabled BPO unit constitute a PE, it will be necessary to determine the price of the service rendered by the permanent establishment to the head office or by the head office to the permanent establishment on the basis of the arm length principle। मतलब सही वैल्यू पे दोनों के ट्रांजैक्शन लाएंगे और उसके हिसाब से उस BPO यूनिट की इनकम को निकालेंगे। तो एक बात बताऊं, ये सब पढ़ने के बाद आपको सिर्फ यही समझ में आया और इतना ही समझना चाहिए कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी है तो ही उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा, उस पी की इनकम पे। अगर वो पी नहीं है तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। डन, दैट्स इट। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक। यहां पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है डबल टैक्सेशन रिलेट। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपने कर लिए, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। कुछ भी डाउट है तो मुझे आप बोल सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कहीं डाउट आएगा क्योंकि मैंने आपको एग्जॉस्टिव मैनर से और 2 क्वेश्चन तो बड़े बड़े मैंने खुद सॉल्व करके आपको बताए हैं। चलो, सो इतना बहुत है, ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल।